गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम बैक। आज हम पॉलिटी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर्स में कल जैसे हम लोगों ने क्लासेस में देखा था अपना कि हमारे पास शेड्यूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और पार्ट्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि 1 से 12 शेड्यूल और 1 से 22 सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। साथ में उनमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या मैटर है, वो सब देख लिया है। अब आज हमको शुरू करना है। जैसे कि मैंने जब सिलेबस करवाया था तो सिलेबस में बताया था कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने प्रियम्बल से। ठीक है। प्रियम्बल से शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू कर देंगे तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बोरिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। इसीलिए पहले हम प्रियम्बल से शुरू करते हैं, बाकी फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम लोग करेंगे, मगर इससे पहले आपको पॉलिटी में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए फिर करते हैं उसको, क्योंकि वो थोड़ा रोट लर्निंग वाला थोड़ा टॉपिक लर्न करना है, आपको रटना है जिसे कहते हैं। मगर अगर जहाँ तक अभी इन सब टॉपिक्स की बात करें तो इन टॉपिक्स में आपको समझना है, ज़्यादा रटने वाली कंडीशन पे नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला था जब इंडेक्सिंग कराई थी तो इंडेक्सिंग में सबसे पहले हम लोगों ने प्रियम्बल के लिए बोला था कि प्रियम्बल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज वही हम लोग प्रियम्बल शुरू करते हैं पढ़ना। तो प्रियम्बल पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रियम्बल फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया, प्रियम्बल में क्या क्या कंडीशन दी गई हैं और प्रियम्बल में क्या दिया गया है, कब प्रियम्बल हम लोगों ने अडॉप्ट किया और कैसे प्रियम्बल बना। और साथ में ये देखेंगे कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब माना गया और कब कौन सा केस हुआ जिसमें माना गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हम प्रियम्बल को क्या हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो दो केसेस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो हुए थे, और पूरा प्रियम्बल देखेंगे कि आप प्रियम्बल के एक एक वर्ड को देखेंगे कि आखिरकार किन किन बातों किन किन चीजों की बातें प्रियम्बल में की गई हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमारा है द प्रियम्बल, प्रियम्बल का हिंदी में कहते हैं हम प्रस्तावना। ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है आखिरकार? द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन establish and promote and also aid the legal interpretation of the constitution where the language is found ambiguous। क्या मतलब है? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है, बहुत बल्कि है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर फॉन्ट्स की बात करी जाए तो एक बार ये कहा जाता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन को एडवोकेट्स पैराडाइज कहा जाता है। ठीक है। एडवोकेट्स पैराडाइज का मतलब ये कि एडवोकेट्स की लैंग्वेज बहुत टफ होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी लैंग्वेज कई जगह बहुत क्या है, जैसे कि यहाँ बोला गया है एम्बिगुअस, यानी कि क्लियर ना हो कि कहना क्या चाहता है। तो उस केस में हम प्रियम्बल की तरफ देखते हैं, क्योंकि प्रियम्बल समझ लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पूरा है उसकी जिस्ट है, उसकी समरी। ठीक है। कहीं भी अगर हमें लगता है कि वो चीजें हमें यहाँ पे नहीं समझ आ रही हैं तो वो चीजें हम कहाँ से देखते हैं? फिर प्रियम्बल से। और प्रियम्बल, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था एक। ठीक है। तो हमारा प्रियम्बल किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेस्ड बाय जे नेहरू। ये एक क्वेश्चन आता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो कहाँ से उसके कंटेंट को लिया गया है। तो उसके कंटेंट को कहाँ से लिया गया है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेस्ड बाय प्रेजेंटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब क्या है, अब इसमें आखिरकार प्रियम्बल में क्या क्या आता है? ठीक है। प्रियम्बल्स में क्या क्या है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि प्रियम्बल कहाँ से ले गया, इट इट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है। तो चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पेश की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, उन्हीं को हमने प्रियम्बल में क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अमेंडेड इन 1976। आगे हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट, प्रियम्बल को कब कब अमेंड किया गया था। मगर आप एक बात याद करो, याद रखो अभी फिलहाल के लिए, प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। आगे बात करेंगे कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए हैं प्रियम्बल में। ठीक है। मगर अभी फिलहाल हमें याद रखना है कि प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, यानी कि प्रियम्बल जो ओरिजिनल था उसमें जो चेंजेस किए गए वो सिर्फ एक बार किए गए हैं बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976।
6। ठीक है, अब बात आते हैं मेन प्रियम्बल के टेक्स्ट के। ठीक है, मेन प्रियम्बल के टेक्स्ट में बात आते हैं। अगर आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी हो तो कभी भी जब एनसीईआरटी आप खोलोगे तो एनसीईआरटी में आपको प्रियम्बल लिखा हुआ क्या हो जाएगा, मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप कभी एनसीईआरटी पढ़े हो तो एनसीईआरटी अगर पढ़ी हो आपने तो एनसीईआरटी में क्या आ जाता है, प्रियम्बल जो आपको देखने को मिलेगा। अब ये है तो बहुत छोटी सी चीज, मगर ये अपने अंदर बहुत कुछ चीजों को समाये हुए हैं। ठीक है, तो पहले एक बार प्रियम्बल पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसके अंदर जो भी वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है, प्रियम्बल क्या क्या अपने अंदर समाये हुए, वो सब फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहां पे आता है, We the people of India, We the people of। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो प्रियम्बल है वो पावर कहां से डिराइव करता है, तो पावर डिराइव कहां से होती है, पीपल ऑफ इंडिया से। यानी कि अगर पूछा जाए कि इंडिया में पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, किसके पास पावर है, तो पावर किसके पास है, लोगों के पास पावर है। जो आम जनता है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, आगे देखेंगे जब इलेक्शंस देखेंगे तो बताऊंगा आपको कि क्यों पावरफुल है। तो स्टार्टिंग कहां से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि सारी पावर कहां से ड्रॉ होती है, पीपल ऑफ इंडिया से ड्रॉ होती है। ठीक है, भारत के लोग। ठीक है, हैविंग सॉल्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, भारत को हमें कैसा बनाना है, यानी कि ये हमारे क्या बता रहा है, नेचर बता रहा है, हमारे स्टेट का नेचर बता रहा है। सबसे पहली बात आती है सॉवरेन। अगर हम सॉवरेन की बात करें, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सबकी बात करेंगे तभी आपको प्रियम्बल समझ में आएगा। अगर सॉवरेन की बात करें तो सॉवरेन का मतलब इस वर्ड का ये है कि आप अपने किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, अपनी कंट्री के बारे में कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। यानी कि आप अपने डिसीजन लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। कोई भी देश आपको ये नहीं कह सकता है कि ये नहीं करना तुम्हें, ये नहीं करना तुम्हें, ये करना है तुम्हें, वो करना है। ठीक है, यानी कि हम अपनी कंट्री के बारे में जो डिसीजन लेना चाहें, जो करना चाहें, उसके लिए हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, कोई हमें डायरेक्शंस नहीं दे सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने यूज किया किस वर्ड का, सॉवरेन। ठीक है, तो एक सॉवरेन स्टेट कैसा होगा, वो अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, फ्री होगा, कोई उसे डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि आपको पर्टिकुलरली ये करना है या ये नहीं करना है। ठीक है, तो सॉवरेन का सिर्फ सिंपल सा इतना मतलब है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस को लेने के लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहला वर्ड आपको सॉवरेन समझ में आ गया है। अब दूसरा वर्ड देखते हैं हम, सोशलिस्ट। भाई सोशलिस्ट सब है, ठीक है, दूसरा वर्ड सोशलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने डे टू डे लाइफ में भी इंडिया में दिख जाता है। सोशलिस्ट का मतलब सिंपल सा इतना है कि सरकार क्या करेगी, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके हित में बहुत सारे काम क्या करेगी, करेगी। ठीक है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट को वेलफेयर गवर्नमेंट भी हम कहते हैं। वेलफेयर गवर्नमेंट यानी कि ऐसी सरकार जो ज्यादातर लोगों का जो वेलफेयर है वो सुनिश्चित कर सके। इसी के चलते आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिलती, जैसे कि जनधन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, महिलाओं के लिए जो फ्री गैस बांटी जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट का हम देख सकते हैं किसको, पीडीएस को। पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
अगर गवर्नमेंट सोशलिस्ट ना होती, अगर सोशलिस्ट ना होती तो पीडीएस हम क्यों चला रहे होते हैं? हमें कोई चिंता ही नहीं है भाई, कोई खाए कोई ना खाए, हमसे क्या लेना देना है, ठीक है। इसीलिए हम सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। तो सोशलिस्ट का सिंपल सा मतलब है कि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आपको मैनेज करके चलना है। जो गरीब है उसकी मदद करनी है ताकि वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ सके, ठीक है। इसीलिए हम क्या चलाते हैं, पीएस चलाते हैं, ठीक है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम हर महीने अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो भी एक सोशलिज्म का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर बात करें अगर हम सेकुलर, अब सेकुलर का क्या मतलब है? सेकुलर का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में अगर आप बात करो तो कितने सारे धर्म हैं, बहुत है, कोई लिमिट ही नहीं है। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई, पारसी, पारसी, जूस, बहुत सारे हैं। तो क्या हमारा कोई स्टेट रिलीजन है? कभी देख आपने सुना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या भारत एक डैश डैश रिलीजन का राष्ट्र है? बाकी अगर आप अपने नेबरिंग स्टेट की बात करो तो है, भूटान एक, पाकिस्तान ले लेते हैं, पाकिस्तान एक अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करता है, ठीक है। तो सेकुलर का मतलब इतना है, सेकुलर का मतलब इतना है कि हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते, ठीक है। स्टेट, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, स्टेट सभी धर्मों को क्या करता है, बराबर मानता है। इसका यही सेकुलर को अगर हिंदी में आप बात करो तो क्या है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्म निरपेक्ष। यानी कि स्टेट का पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट सारे रिलीजन्स को एक समान बनाता है, एक समान समझता है। आपने देखा ही होगा जैसे कि अगर हम केदारनाथ अमरनाथ यात्रा को स्पॉन्सर करते हैं तो उसी तरीके से हज यात्रा भी गवर्नमेंट कराती है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने हिंदू को भी सेम रखा है और मुस्लिम रिलीजन को भी सेम ट्रीटमेंट दे रही है। गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में खास वर्ड मेंशन है, क्या है, सेकुलर। हम कैसे स्टेट हैं, सेकुलर स्टेट हैं। सेकुलर स्टेट का मतलब सिंपल सा आप ये कहोगे कि कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, यानी कि सरकार किसी भी राज्य को, किसी भी धर्म को एक प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती है। क्या इसकी को दूसरे शब्द में अगर हम बात करें तो सरकार के लिए सारे धर्म क्या हैं, बराबर है। अगर सरकार किसी धर्म के उत्थान के लिए कुछ काम करती है तो वो दूसरे धर्म के उत्थान के लिए काम कर सकती है, ठीक है। ये है सेकुलर। अब सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें तो दो तरीके के सेकुलरिज्म यहाँ पे हम देखने के मिल जाते हैं। एक हो जाता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेकुलर। अब आप कहोगे ये पॉजिटिव और निगेटिव सेकुलरिज्म क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव सेकुलरिज्म, इंडिया में, इंडिया के केस में हमें पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, ठीक है। अब पॉजिटिव निगेटिव मैं बता देता हूं क्या है। तो जब भी अगर हम आप निगेटिव सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो निगेटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है, नो इंटरफेरेंस, नो ऑफ गवर्नमेंट इन रिलीजियस मैटर। यानी कि अगर नेगेटिव सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो वहां पे कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन होता है गवर्नमेंट का रिलीजन में इंटरफेरेंस करने का। गवर्नमेंट अलग है, रिलीजन अलग है, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर अगर पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करो जो हम फॉलो करते हैं, तो हमें क्या फॉलो करना है कि अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारे इंटरफेयर करने से किसी पर्टिकुलर रिलीजन की कंडीशन बेहतर हो सकती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे इंटरफेरेंस करती है। जैसे कि अगर आप अगर एग्जांपल लेना हो आपको तो ले सकते हो आप ट्रिपल तलाक का, ठीक है। ट्रिपल तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, हाँ, ठीक है। मुस्लिम के मैरिज एक्ट के लिए अलग सेपरेट है, मगर फिर भी क्योंकि ये ट्रिपल तलाक एक क्या था, रॉन्ग प्रैक्टिस थी, ठीक है, रॉन्ग
प्रैक्टिस थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो सेकुलरिज्म का मतलब समझ में आया। अब सेकुलरिज्म का मतलब है सरकार, सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट स्टेट और रिलीजन के बीच में सेपरेशन रहेगा। अगर वो सेपरेशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो नेगेटिव हो सकता है यानी कि बिल्कुल कोई भी इंटरेक्शन नहीं, एक पॉजिटिव हो सकता है कि हाँ इंटरेक्ट करेगी गवर्नमेंट अगर रिलीजियस उस पर्टिकुलर फॉर्म की जरूरत है, कुछ चेंजेस की जरूरत है जिसकी मदद से उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का बेनिफिट हो सके, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। तो हम फॉलो करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सेकुलरिज्म। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, सेकुलर हो गया, अब डेमोक्रेटिक। ये डेमोक्रेसी होती कैसी है और डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है, डेमोक्रेसी पर डेमोक्रेसी अगर एक वर्ड में आप समझना चाहो कि क्या है, तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब ये है कि रूल बाय द पीपल। ठीक है, यानी कि जहां पे राज किसका हो, लोगों का राज हो। ठीक है, सिंपल सा डेमोक्रेसी एक वर्ड में समझ लो अब, रूल ऑफ द, अगर आप कहोगे कि भाई हम भी डेमोक्रेटिक हैं, हम तो रूल नहीं कर रहे, हम तो अपने घर पे बैठे हुए हैं ना, हमसे कानून बनाने से मतलब है, हमसे कोई पूछता ही नहीं है, भैया बताओ क्या कानून बनाए, क्या कानून में बदलाव करें, तो ये फिर आप कैसे कर रहे हो कि पीपल है, तो रूल ऑफ द पीपल है। इंडिया में भी हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ आपको कि आपको क्यों नहीं महसूस होता है कि आपका रूल है। ठीक है, तो दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है। पहली होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहली होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें यूरोप के कई कंट्रीज में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां होती है वहां क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं किसी भी लॉ को फॉर्म करने में, लॉ को अमेंड करने में, या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। डायरेक्ट लोगों से पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंडम करा लिया जाता है या पोल करा लिया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि नाम ही है। ठीक है, खुद लोग जाके अपने लॉ, अपने लिए अपने लॉज का फॉर्मेशन करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी। जो हम इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं वो हम प्रैक्टिस करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम इंडिया में क्या फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मैंने बताया कि आप डायरेक्ट लोग वोट करते हैं, कोई भी लेजिस्लेशन अगर आया, रूल आया और सरकार एक बजट लॉन्च कर देती है और लोग उसको पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर फेवर में होते हैं तो वो वोट कर देते हैं अपना कि हाँ हम फेवर में हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन करा दिया जाए, हम अगेंस्ट में हैं, इसको ना कराया जाए। देख लिया जाता है कौन फेवर में कौन अगेंस्ट में, और अगर फेवर ज्यादा हुआ तो वो पर्टिकुलर रूल फॉलो करा दिया जाता है। मगर अगर हम बात करें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते किसी भी लॉ को फॉर्म करने में, कोई हमारी राय नहीं ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि हम चुन के अपने क्या भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंट, भाई रिप्रेजेंटेटिव तो भेजते हो आप। ठीक है, क्या भेजते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ही है यहाँ पे, देख लीजिएगा। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, भाई मान लीजिए अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो लोकसभा इलेक्शन में आप सबने वोट किया होगा। ठीक है, अपने पर्टिकुलर एमपी को, रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को।
अब मान लीजिए एक्स पार्टी थी, उसके रिप्रेजेंटेटिव को आपने दिया वोट, और वो इलेक्ट होके कहाँ चला गया, जीत गया, और इलेक्ट होके कहाँ पहुंच गया, ये पार्लियामेंट में। इलेक्ट होके कहाँ पहुंच गया, पार्लियामेंट में पहुंच गया। तो यानी कि आप खुद नहीं गए, आपने अपना क्या भेजा, रिप्रेजेंटेटिव, जो ये पार्लियामेंट में जाके आपकी तरफ से क्या करेगा, आपको रिप्रेजेंट करेगा। हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारा एमपी भेजा हुआ, जिसको हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करके क्या करा है, भेजा। ठीक है, हमारी तरफ से सारे डिसीजंस के कौन लेगा, ये एमपी लेगा। ठीक है, ये डिसाइड करेगा, ये हमारी तरफ से वोट करेगा, ये हमारे क्वेश्चंस उठाएगा, ये हमारे लिए डिस्कशन करेगा पार्लियामेंट में, जो भी हमारे इश्यूज होते हैं उनको पार्लियामेंट के सामने रखेगा। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंस आप समझ गए डेमोक्रेसी में, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सीधे पार्टिसिपेट कौन करते हैं, पीपल। ठीक है, खुद वो जाएंगे, खुद पार्टिसिपेट करेंगे। मगर जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, तो कौन जाता है, पीपल नहीं जाते, हमारी तरफ से जौन जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो एमपी या एमएलए, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहां पे एमएलए जाएंगे, अगर पार्लियामेंट की बात है तो वहां पे एमपी जाएंगे, और ये हमारी तरफ से डिसाइड करेंगे, या हमारी तरफ से वोट करेंगे, या हमारी तरफ से लेजिस्लेशन में मदद करेंगे, एग्जीक्यूटिव में मदद करेंगे। यानी कि कुल मिला के हमने अपना प्रतिनिधित्व, यानी कि अपना प्रतिनिधित्व, यानी कि हमारी तरफ से जो भी डिसीजन लेना होगा ये पर्टिकुलर इंसान लेगा। इसीलिए कभी कभी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके हमें क्या होना होता है, भेजना होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी डेमोक्रेसी में। अब नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। नेक्स्ट वर्ड आता है क्या, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक भी देख लेते हैं कि भाई साहब रिपब्लिक हो। तो रिपब्लिक जानने से पहले एक चीज आप जानो कि हर एक अगर कोई कंट्री है तो उसका एक क्या होता है, हेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट है कौन, प्रेसिडेंट है। ठीक है, हर एक कंट्री में एक हेड ऑफ द। तो अगर हेड ऑफ द स्टेट की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जैसे कि अगर मान करें हम नाम की होती है, मुनाफ कह लो। ठीक है, मोनार्क अगर बात करें, ठीक है, एक हेड होगा कौन, मोनार्क होगा। ठीक है, मोनार्क का मतलब राजा, भाई राजा, राजशाही, राजा का बेटा राजा। ठीक है, एक हेड कैसा हो सकता है, मोनार्क हो सकता है। और एक हेड होता है कौन सा, कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं, जिसके पास प्रतिभा होगी वही हेड बनेगा। ठीक है? तो दोनों के अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसका हम ले सकते हैं क्या, इंग्लैंड। और अगर इसका ले तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी कि अगर आप बात करो कि रिपब्लिक का मतलब क्या है, तो रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब ये है कि रिपब्लिक हम उसको कहेंगे जहां हेड ऑफ द स्टेट क्या हो, इलेक्टेड हो, ना कि मोनार्क हो। ठीक है, कोई हेरिडेटरी हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा। हेरिडेटरी का मतलब वंशानुगत, यानी कि राजा का बेटा राजा, ऐसा कोई हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा। हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कौन क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम प्रेसिडेंट अपना क्या करते हैं, चूज करते हैं। यानी कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट कैसा है, इलेक्टेड है। हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, इसीलिए हम क्या है, पब्लिक है। हेड ऑफ द स्टेट हमारा क्या है, इलेक्टेड है, इसीलिए हम क्या है, रिपब्लिक। ठीक है,
यहां तक आपको समझ में आया रिपब्लिक? रिपब्लिक मतलब अगर दो तरीके के हेड हो सकते हैं स्टेट के, या तो मोनार्क या तो इलेक्टेड। मोनार्क होंगे, जैसे कि मोनार्की है इंग्लैंड में, अभी भी वहां किंग क्वीन वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। तो वहां इंग्लैंड हो गया क्या, इंग्लैंड एक आज भी मोनार्की है। और हमारा इंडिया क्या है, रिपब्लिक है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 ईयर। क्या? तो ये रिपब्लिक का आप मतलब समझ गए। रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब है कि रिपब्लिक हम उसको कहेंगे जहां हेड ऑफ द स्टेट क्या हो, इलेक्टेड। ठीक है, सिंपल से वर्ड्स हैं, सबका मतलब जरूरी है, कभी कभी सिंपल सा पूछ लेता है। अब नेक्स्ट है रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन। अब सिटीजन, ये तो बात हो गई। यहां से तो पहला अगर करें तो ये हो गया पावर कहां से डिराइव, तो पावर कहां से डिराइव करते हैं, ऑफ। फिर अगर इन तीनों की बात करें, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्य है उसका नेचर कैसा है। तो नेचर हमने देख लिया, नेचर कैसा है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, पब्लिक है। अब बात आती है क्या कि भाई लोगों के लिए तो संविधान बना है, तो लोगों को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि राइट्स, राइट्स राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल। तो प्रियम्बल से पहले क्या मिली हमें, पावर मिली, मिला नेचर ऑफ स्टेट, तीसरा क्या चीज, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। अब राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल में देखते हैं हम क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जस्टिस, यानी कि लोगों को न्याय मिले। अब न्याय, न्याय कितने तरीके का मिले, तो ये यहाँ पे हमें तीन चीजें बताई गई हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जैसे कि कितने तरीके के न्याय चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब सोशल न्याय का क्या मतलब है, सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि सोसाइटी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेक्शन ऑफ पीपल रहते हैं, जैसे कि मार्जिनलाइज सेक्शन हो गए, और सोसाइटी में बहुत सारे फर्दर डिवीजन है, कास्ट सिस्टम है हमारे पास, रीजन इतने में डिवाइडेड है, यानी कि बहुत सारा बाइफर्केशन है हमारी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो सिर्फ इतना मतलब है कि किसी भी सोशल सेक्टर, जितना भी सोसाइटी में डिवीजन है, वो कोई पीछे ना छूट जाए, या एक को हम ज्यादा माने एक को कम माने। जैसे कि हमारे अगर बात करो अब अपना वैदिक वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड में क्या डिवीजन था, वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वहां पे ब्राह्मण की पोजीशन क्या मानी जाती थी, ऊपर मानी जाती थी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे नीचे माना जाता था। इस तरीके का कोई डिवीजन अगर आज आपको मिलता है, नहीं मिलेगा आपको। यानी कि हमने सोशल जस्टिस को क्या करा है, प्रिवेल किया है। सिर्फ सोसाइटी में हमारे लिए सारे लोग क्या हैं, एक जैसे, ना कोई सोशल सोशल स्टेटस, यानी सबको बराबर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सोशल जस्टिस, यानी कि जस्टिस तीन तरीके का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। तो पहली हो गई, हमने बात कर ली सोशल जस्टिस। फिर अब नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस का सिंपल सा मतलब है कि इकोनॉमी के बेस में हम किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकते हैं कंट्री में, ठीक है। कोई चाहे 1,000 कमाता हो चाहे 1,00,000 कमाता हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो 1,000 वाले के लिए वैलिड है वही 1,00,000 वाले के लिए वैलिड है, ठीक है। कोई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन दोनों के बीच में नहीं होगा, ठीक है। और सबको अर्न करने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी इंडिया में, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगी, किसी के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में आता है पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, इंडिया में जैसे आपको पता होगा इलेक्शंस होते हैं,
और अगर आप लोग गांव से हैं तो पंचायत इलेक्शंस आप सबने देखे क्या खेला होता है। पंचायत इलेक्शन आते ही आओ बगैर हो जाता है, क्या क्या चीज़ें बंटने लगती हैं वही जानते हैं जो जिन लोगों ने इसको किया। तो एक बात आती है कि पॉलिटिकल जस्टिस है क्या। पॉलिटिकल जस्टिस का सिंपल सा मतलब कि जिस कैंडिडेट को भी आप चूज करना चाहते हो आप अपने फ्री विल से क्या करो, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आप चाहते हो भेजना आपकी तरफ से, के लिए आप स्वतंत्र हो। कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि इस पर्टिकुलर आप इसी को वोट करो या इस पार्टी को वोट करो। ना किसी तरीके की पार्टी पॉलिटिक्स में आपको प्रेशराइज कर सकती है, ना कोई कैंडिडेट आपको जाति धर्म के नाम पे वोट मांग सकता है। ये आपके में आता है पॉलिटिकल। मगर इंडिया में जैसे कि मैंने बताया कि पहले सोशल और इकोनॉमिक, सबसे पहले अगर सोशल और इकोनॉमिक, तो एक बहुत सही चीज, बहुत अच्छा कोट है कि जब तक आप सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव नहीं कर लेते आप पॉलिटिकल जस्टिस कभी नहीं अचीव। क्यों कहा गया है ये कि जब तक आप सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं अचीव कर सकते हो, कर लेते हो, तब तक आप पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो ये चीज कही इसलिए गई है, ये चीज आपने इलेक्शंस में देख लिया होगा कैसे हमारी सोसाइटी क्या है, डिवाइडेड और डिवाइडेड। जाति धर्म के नाम पे तो लोग वोट मांग लेते हैं और लोग वोट दे भी देते हैं। कहीं भी आप आजकल कौन किसी से भी बात करो आप, कैंडिडेट की तो कोई बात ही नहीं करता है, कैंडिडेट की जाति की बात करते हैं, हाँ हमारी जाति का है हमारे धर्म का है इसलिए हम वोट दे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आपने चूज करते समय जाति धर्म ला दिया तो क्या सोशल जस्टिस अचीव हुआ। ठीक है, दूसरी बात इकोनॉमिक जस्टिस, प्रधानी के चुनाव में पैसा बढ़ता है, सबको पता है, सबको पैसा पैसा बांटा जाता है। अगर आप ये मान के चलो अगर उसके पास इकोनॉमिक जस्टिस ना होता, वो कैपेबल होता है इसके कि वो क्या कर ले, एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट अर्न कर ले, तो क्या वो प्रधान पर्टिकुलर लेके पैसे लेके वोट देता, अपने वोट को बेचता, कतई नहीं बेचता। ठीक है, अगर वो इंसान खुद कैपेबल होता इकोनॉमिकली तो वो कभी भी अपने वोट को बेचता नहीं। तो इसीलिए कहा गया है जब तक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस बिल के दोनों अचीव नहीं हो जाते हम पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव नहीं करते। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस अचीव करना बहुत जरूरी है और जब तक इंडिया में ये ऐसे ही रिलीजन रेस कास्ट और रीजन बेस पे डिसीजन होता रहेगा हम पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने में अभी तो नामुमकिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन तरीके के जस्टिस देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आप स्वतंत्र हो, आजाद हो। ठीक है, अब किस किस की लिबर्टी दी गई है ये चीज याद रखिएगा क्योंकि एक बार पीसीएस का क्वेश्चन आया था कि जस्टिस कितने तरीके के हैं, लिबर्टी कितने तरीके के हैं, इक्वेलिटी कितने तरीके, 3 4 5 3 2 5 ऐसे करके नंबर, मतलब ऐसे नाम नहीं दिए थे, काउंटिंग दी थी जैसे जस्टिस 1 2 3, 3 तरीके के जस्टिस, याद रखिएगा। तो लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि आजादी है आपको किसकी, ऑफ थॉट्स, थॉट्स यानी कि आपके विचार, जो आप सोचना चाहते हो सोचो, किसी भी तरीके का आपके बंद नहीं लगा रखा। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट। थॉट के बाद है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है भाई, थॉट अगर आया तो उसको एक्सप्रेस भी तो करोगे, बोलोगे भी तो, चाहे बाई स्पीच हो चाहे बाई राइटिंग हो। ठीक है, तो लिबर्टी है आपको थॉट की, एक्सप्रेशन की, फिर बिलीफ। बिलीफ यानी कि भाई आप जो जिस बारे में मानना चाहते हो आप वो मान सकते हो, आपको खुली आजादी है, कोई भी आपको इंटरप्ट नहीं करने वाला। और आपके आपका फेथ, भाई पर्टिकुलर भगवान पे आपको फेथ है, आप मानो भाई उन पर्टिकुलर भगवान को, कोई मना करने तो आ नहीं रहा है। ठीक है, आपके फेथ को, फेथ को कि नहीं भाई ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आप पर्टिकुलर फेथ के रिले पर्टिकुलर अगर फेथ है किसी भगवान में आप भगवान को मानो।
रिलीजन में फेथ है, रिलीजन को मानो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको। और साथ में है वर्शिप। वर्शिप का क्या मतलब है भाई, भगवान की पूजा करनी है आपको, करो पूजा। ऐसे पूजा करनी हो, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना हो लड्डू चढ़ाओ, ठीक है, लड्डू चढ़ाने दे। आरती करनी आरती करो, यानी कि आप स्वतंत्र हो इसके लिए, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। थॉट्स थॉट्स के लिए, एक्सप्रेशन उनको एक्सप्रेस करने के लिए, बिलीफ आप क्या मानते हो, फेथ आप किस, आपकी किस फेथ में आस्था है, आस्था कहते हैं किस चीज में आस्था है, ठीक है? जिस भी चीज में आस्था हो आप उसको फॉलो करो। और वर्शिप, जैसे आप वर्शिप करना चाहो, जिस तरीके से आप भगवान की पूजा करना चाहो आप करो, आप टोटली आजाद हो, ठीक है। मगर आगे चलिए फंडामेंटल राइट में हम ये चीज पढ़ेंगे कि ये टोटली आजादी जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। आपको खुला नहीं छोड़ा जाएगा, आपके ऊपर क्या लगाए जाएंगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अगर कोई कह दे आपके फंडामेंटल राइट आपके आजाद है, बिल्कुल नहीं भैया, रिस्ट्रिक्शन है उसमें, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अभी प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो यहाँ बस यही फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे 2-3 दिन, तो फिर वहां देखेंगे, ठीक है। यानी कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और फेथ की हमें लिबर्टी। फिर अब देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि समानता। अब इक्वालिटी कैसी, किसकी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में आप किसी भी स्टेटस से बिलोंग करते हो, आप क्या रहोगे, इक्वल। आप मॉल के अंदर धोती कुर्ता पहन के जाओ, आप मॉल के अंदर सूट बूट पहन के जाओ, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, आपके स्टेटस सेम रहेगा। अभी मगर कल परसों की न्यूज थी, बहुत डिसहार्टनिंग थी, तो सुना भी होगा आप लोगों ने कि बेंगलुरु में एक मॉल में एक इंसान गए थे धोती कुर्ता पहन के, तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो सोचिए, अब हम 21st सेंचुरी के इंडिया में रह रहे हैं और प्रियम्बल में साफ साफ इक्वालिटी दिया है, और फिर भी हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं कि अपने इंडियन अटायर को ही हम जाने से पहन के रोक रहे हैं मॉल के अंदर, ठीक है। तो ये माइंडसेट है हमारी इंडियन पॉपुलेशन का। तो इक्वालिटी का सिंपल सा मतलब है, इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। स्टेटस कैसा भी हो, आप किसी जाति धर्म, कितना भी आप अमीर हो, कितने भी गरीब हो, सरकार की नज़र में, स्टेट की नज़र में आप क्या हो, किसी भी तरीके का भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। फिर दूसरा आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब, अपॉर्चुनिटी काम की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, किसी बेनिफिट को ले, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर कोई वैकेंसी आती है, वो भी तो अपॉर्चुनिटी है, आप सब अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लगा है, जैसे कि एज, ये सब वो सब आगे पढ़ेंगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, ठीक है। मगर अभी हमें क्या है, स्टेटस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रियम्बल में मिली हुई है। दूसरी बात करते हैं फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी में क्या है, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Dignity, dignity। आपको पता होगा कि अगर हम लोग बात करें तो बहुत पहले क्या होता था कि जो ये मैनहोल सफाई होती थी, मैनहोल्स की सफाई, उसमें क्या होता था, इंसान खुद नीचे जाता था, यानी कि ये ऐसा काम था जो कहा था कि उस नीति के खिलाफ है, यानी कि इंसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, या जिससे पहले, बहुत पहले की बात होती कि जो पर्टिकुलर वर्ड नहीं याद आ रहा है मुझे, याद आता है तो बता, यानी कि सिंपल सा इतना मतलब है कि आपकी डिग्निटी के खिलाफ कोई ऐसा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। साथ में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। अगर आप आगे चल के हम लोग स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, तो जब देश आजाद हुआ था तो क्या थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट, बहुत सारे प्रिंस,
और सरदार पटेल की मदद से क्या हुए, हम सारे उनको एग्रीगेट करके आज पूरा एक भारत बनाने में अपने सफल हुए। तो क्या हो कि कोई ऐसी रीजनलिज्म ना प्रमोट हो कि ऐसे चक्कर में क्या हो वो भारत से टूट के अलग होना चाहे। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिटी, सबके बीच में क्या हो, एकता हो और अखंडता। अखंडता मतलब भारत एक अखंड राष्ट्र बना रहे, किसी के भी मन में ये भारत से अलग होने की भावना ना पनप पाए। इसीलिए इसी को हम क्या कह देते हैं, इंटेग्रिटी। जैसे कि अगर न्यूज को फॉलो करते हो तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे, वहाँ बहुत सारी इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, और सेपरेट जो होते हैं भारत को तोड़ के अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि न्यूज में आप अक्सर सुनते होंगे खालिस्तान का इशू। तो खालिस्तान पंजाब क्या करना चाहते हैं, पंजाब के एक पर्टिकुलर सेक्शन को अलग करके अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। तो वहां भारत के तोड़ने की ही तो बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि उसको हमें प्रमोट नहीं करना है, भारत की इंटीग्रिटी को हमें सुरक्षित रखना है। ठीक है। In our Constitution Assembly, this 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give it to ourselves। यानी कि डेट साथ में मिलती है। कौन सी डेट मिलती है, 26 नवंबर 1949। 1946 बनी थी। जबकि हम देखेंगे अगर रिपब्लिक डे मनाने की बात करें तो रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम, 26 जनवरी 1950। ये चीज कल देख के आइएगा क्यों ऐसा है, कल मैं बताऊंगा। अगर नहीं पता चल पाया तो कल बताऊंगा कि भाई एडॉप्शन की तारीख 26 नवंबर 1949 को है, इनैक्ट भी है, मगर फिर भी हम रिपब्लिक डे अपना 26 जनवरी तो 50 को क्यों मनाते हैं, सेम डे क्यों नहीं मना लिया। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा, पूरा प्रियम्बल देखा। प्रियम्बल से 3-4 चीजें जो हमको मिली कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि पहली पावर कहाँ से आई, वी द पीपल। फिर स्टेट कैसा है, तो स्टेट कैसा है, सॉवरेन। ठीक है, ये सब चीजें देखी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से 3 वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे बाई द 42nd अमेंडमेंट। तो अगर हम बात करें तो पहले हमारा ऐसा प्रियम्बल नहीं था। अभी मैं जिन जिन वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं वो क्या हुए थे, बाद में ऐड हुए हैं। ठीक है, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सबसे पहले तो वर्ड हुआ है ऐड सेकुलर। सेकुलर वर्ड हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। सेकुलर को हमने क्या किया है, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ऐड किया है। ठीक है, फिर और क्या ऐड हुआ है, इंटेग्रिटी और यानी कि कौन कौन से ऐड हुए हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर दूसरा ऐड हुआ है सेकुलर, और तीसरा ऐड हुआ है इंटेग्रिटी। यानी कि ये 3 ऐड हुए हैं हमारी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 3। ठीक है, और अगर एक चीज और क्वेश्चन आपको घुमा सकता है कि आपसे पूछा कि अगर जो प्रियम्बल है हमारा, तो वो प्रियम्बल कब बना था, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। अगर कॉमन सेंस कोई लगाएगा तो यही लगाएगा कि भाई जब शुरुआत करो तो सबसे पहले प्रियम्बल पढ़ते हैं, बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो प्रियम्बल पहले बना होगा। मगर ये बात गलत है, पहले हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा बन गया था तो उसके बाद हमने प्रियम्बल बनाया है, क्योंकि प्रियम्बल बाद में बना है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना है। तो ये चीज याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाए कि ना माना जाए। तो एक केस आता है
एक केस आता है बेरूवाड़ी यूनियन, ठीक है, एक केस आता है बेरूवाड़ी यूनियन। बेरू 1960 में बेरूवाड़ी यूनियन आता है एक केस 1960 सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे पहली बार क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, है कि नहीं है, ठीक है। पहली बार बेरूवाड़ी यूनियन 1960 प्रियम्बल क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरूवाड़ी यूनियन 1960 में आया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने मानने से कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम अभी तक जो हमने डिसाइड किया है तो उसमें यही है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से फिर ये केस डिसमिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। मगर फिर बाद में क्या होता है, एक और केस होता है, एक केस होता है केशवानंद भारती, ठीक है। ये केस है 1903, केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। फिर यही क्वेश्चन उठता है कि भाई ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट के पास सारे केसेस आते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। यहाँ पे फिर केस आता है और फिर एससी से पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है कि भाई बताओ पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। फिर बहस होती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, मान लेता है कि प्रियम्बल इज पार्ट, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मान लेता है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन आता है कि पार्ट है तो क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, भाई बदलाव कर सकते हैं आर्टिकल कि नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट तो है ही है, ठीक है, पार्ट तो है ही है और साथ साथ हम इसको अमेंड भी कर, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी माना हमारे प्रियम्बल को और साथ साथ माना कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अमेंड भी, ठीक है। तो यहां तक था सुप्रीम कोर्ट, अमेंडमेंट भी हो गया। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 हमने देख भी लिया, 3 चीजें ऐड करी गई, ठीक है। यहाँ पे इतना था प्रियम्बल। कल हम पढ़ेंगे अपने कि अलग अलग सोर्सेस कंट्री से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास कल।